हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला लेसन है जैव प्रक्रम। इसका हम लोग यहाँ पर करेंगे गेम ओवर, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा लेसन समाप्त। और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ओके, तो अगर पूरी वीडियो को, अगर पूरी लेसन पढ़ना है आपको तो पूरी वीडियो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर समझते हैं जैव प्रक्रम होता है क्या है। वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब काम, जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है मैं उसको आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा और समझाऊंगा कि वे सभी काम जो संयुक्त रूप से पूरे तरीके से मिले हुए जो है जीव, जो जीव है, चाहे वो मानव हो या जंगली जीव कोई हो, ठीक है, उनका अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण का मतलब समझ रहे हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। यानी कि वे सभी, वे काम, कौन कौन सा काम है जो जीव को अनुरक्षण प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो एक शॉर्ट में यहाँ पे एक डिफिनेशन यहाँ पे हो जाता है जैव प्रक्रम का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जैव प्रक्रम जो होता है वो उसको 4 भाग में बांट दिया गया है, पोषण के आधार पर, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, जैव प्रक्रम के यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पोषण। पोषण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। पोषण को देखिए, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब जस्ट हम लोग जो खाते जो कुछ, वो बोल रहा है कि पहले तो भोजन ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी करना, जो भोजन पच गया पेट में उसका अवशोषण भी करना, और शरीर द्वारा अनुरक्षण प्रदान करना, और शरीर के द्वारा जो है अनुरक्षण यानी कि सुरक्षा जिसको बोलते हैं, अनुरक्षण प्रदान करना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांटा गया। पोषण के अगर आधार पर देखा जाए तो जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो आपको पता होगा कि स्वपोषी जीव और विषमपोषी, या स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। अब समझते हैं कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। क्या होता है स्वपोषी पोषण? तो स्व के मतलब क्या समझते हैं? स्व के मतलब स्वयं। स्वपोषी से यहाँ से वर्ड से आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। स्व के मतलब स्वयं, जो खुद है ना। तो डिफिनेशन देखिए क्या है। पोषण का वह तरीका, पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में जो उपस्थित है सरल अजैव पदार्थ, जैसे कि CO2 गैस हो गया, पानी हो गया, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। या तो आप यूँ भी बोल सकते हैं वैसा जीव जो अपने आसपास के वातावरण में जो उपस्थित है, CO2, पानी, सूर्य का प्रकाश, उन सभी से अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वपोषण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हरे पौधे, ये अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, CO2 से, पानी से, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये भी आपका इसी जीव में आता है। जैव प्रक्रम में पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है विषम पोषण। विषम पोषण जस्ट इसका उल्टा, यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाता है, लेकिन अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, जैसे कि मानव और अन्य जीव। जैसे आप अपना खुद भोजन तो नहीं बनाते हैं, मानव अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। हम जाकर लाते हैं, खरीद के लाते हैं, या अनाज लाते हैं, तो अनाज लाते हैं और फिर बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या एक जगह खड़े के खड़े हैं और उसको सूर्य का प्रकाश वहीं से मिल रहा, पानी भी वहीं से मिल रहा, CO2 गैस मिल रहा। लेकिन अगर इंसान या अन्य जीव एक ही जगह खड़े के खड़े रहे तो क्या वो अपना भोजन खुद बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। तो इसका डेफिनेशन यूँ हो गया कि वैसा पोषण या वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखिए, स्वपोषी पोषण उसी को बोला गया। स्वपोषी पोषण में हरे पौधे और कुछ जीवाणु को, हरे पौधे तो आते ही हैं स्वपोषी पोषण में, अब कुछ जीवाणु भी आता है इसमें। ठीक है, कुछ जीवाणु भी इसमें आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जीवाणु भी इसमें आता है।
चलिए अब बात आ गई प्रकाश संश्लेषण का। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण का इंपॉर्टेंट क्या है कि वह प्रक्रम, आपका एग्जाम में आता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो मतलब प्रकाश संश्लेषण तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6 में, 7 में, 8, 9 में, सबका डिफिनेशन अलग अलग है, लेकिन जो फैक्ट डिफिनेशन है, जो रियल डिफिनेशन है, वो मेरा यहाँ पे दिख रहा है। वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को, स्वपोषी क्या हुआ, खुद का जो भोजन बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, तो यहाँ पे स्वपोषी बोल दिएगा, आप चाहो तो पेड़ पौधे ही बोल सकते हो। बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि सिंपल सा इसका ये डिफिनेशन समझो कि वे स्वपोषी जो अपना भोजन बनाने के लिए CO2, जल, सूर्य का प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बहुत इजी सा डिफिनेशन है, कोई भारी सा डिफिनेशन यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और यहाँ अगर आप इसको लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और ये आपका अगर जो रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण अगर दिखा देते हैं, तो आपका जो नंबर बहुत अच्छा से एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर देगा। तो ये याद कर लो, CO2 12H2O ये मिला, प्रकाश संश्लेषण हुआ क्लोरोफिल की सहायता से। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का सूत्र है ना C6H12O6, ग्लूकोज बना और O2 बना और H2O। तो O2 बोले तो ऑक्सीजन बना जो हम लोग इससे प्राप्त करते हैं, H2O हाइड्रोजन जल हो गया, H2O जल हो गया। अब H2O आप देखे होंगे कोई पौधा होता है तो सुबह सुबह देखते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया होती है ना, जो अपनी पत्तियों से अपने अवशिष्ट पदार्थ को पत्तियों से या तना से जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो H2O उसी तरह से वो फिर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, पर ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, कभी घटक देता है कभी सामग्री देता है। तो इनका नाम याद रखना कि सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी होना जरूरी है और जल होना जरूरी है। अब यहाँ पे लिख दिया स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो स्थलीय पौधा है यानी कि जो जमीन पर रोपा हुआ पौधा है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से। और बोलता है जो जल यानी कि स्थलीय पौधे होते हैं वो जल द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त करता है, ठीक है, याद रहेगा। तो आप ये सवाल हो सकता है, तो चूँकि जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना जड़ की सहायता से ही जल मिट्टी में जो है प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं भी होती हैं। क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। अब देखो याद रखो, जो प्रकाश ऊर्जा जो सूरज की किरणें जो आती है वो किसके द्वारा अवशोषित होती है, क्लोरोफिल के द्वारा। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे तो आपका सब ऑब्जेक्टिव एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से इसको देखो और समझो। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। याद रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कहाँ बदलता है, प्रकाश संश्लेषण में भी बदलता है, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और जल अणुओं का जो है, जल जो क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन यानी कि टूट जाता है। आपको पता है ना H2O, इसमें हाइड्रोजन भी मिला हुआ और अपघटन मिला हुआ है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणुओं में क्या होता है, अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो ग्रहण करता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे इस तरह से धीरे बढ़ते जाइए। रंध्र को बोलते हैं इसमें अस्टोमेटा, क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पेड़ पौधे के पत्ती देखे होंगे तो बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा। तो ऐसे तो आंख से नहीं दिखाई पाता, लेकिन बहुत ही गौर से देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा किसी किसी पत्ता में। लेकिन उसके लिए अगर आपको अच्छे से देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब आपको इस तरह से छिद्र दिखेगा, है ना, लगा कि पत्ता जो है फटा हुआ छिद्र है। तो ये क्या है ना, ये जो छिद्र है उसी से जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है गैसों का अधिकांश भाग जो है पत्ती के जो छिद्र होता है, जो रंध्र होता है, जो अस्टोमेटा होता है, उसी के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है गैस आदान और प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बताया था, वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी कि फिर जब जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है बन जाता है
प्रकाश संश्लेषण होने के बाद तो इन्हीं छिद्रों से जो है वो जल क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे आप फिगर समझ लो, ये फिगर तो देख रहे हैं आप पत्ती के एक तरह से, ये नीचे दिया हुआ देख रहे हैं एक तरह से, ये क्या बना हुआ पत्ती है, पत्ती में आपको दिखाया गया कि छिद्र हैं, रंध्र दिखाया जा रहा, और यहाँ पे सामने देखो द्वार कोशिका भी दिखाया जा रहा है इसमें, है ना। और फिर अधिचर में कोशिका भी है, यहाँ पे सहायक कोशिका, ये सब आगे पीछे यहाँ पे दिख रहा। चलिए खैर इतना तो समझ गए रंध्र के बारे में। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रंध्र जो होता है खुलता है और बंद भी होता है, यानी कि एक तरह से दरवाजा है। कितना मजेदार की बात है ना, जो एक पत्ती है जिसको हम यूं ही मसल के रख देते हैं, समझ में नहीं आता कि पत्ती क्या होता है। तो पत्ती में एक्चुअली से जस्ट लाइक घर की तरह है, जो कि वायु को ग्रहण करता है तो दरवाजा खोलता है, उसका मुंह जो खुलता है और बंद होता है। इसका मतलब क्या समझ कि दरवाजा खुलता है गैस का लेने के लिए, आना जाना के लिए, और वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो भी उस टाइम खुलता है। तो कितना महत्व मतलब उस पत्ता में है जो पेड़ के पौधा में हो, तो जो पेड़ के पौधों के लिए पत्ता कितना महत्व है आप समझ सकते हैं इसके लिए। चलिए ये पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, पहले तो स्वपोषी पोषण पढ़ लिया। विषम पोषी पोषण में देखो, विषम पोषी पोषण को 3 भाग में बांट दिया गया है, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो यहाँ पे देखते हो प्राणी सम इसको बोलते हैं होलोजोइक, और मृतजीवी को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो प्राणी संपोषण कहते हैं किसको, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है, मतलब पूरा अंदर ग्रहण करता है, और पाचन भी शरीर के अंदर होता है। तो प्राणी संपोषण का मतलब हुआ जो भोजन जीव जो है भोजन ग्रहण करता है और पूरा अंतर ग्रहण करता है। क्या करता है, अंतर मतलब अंदर खाता है, पेट के अंदर ले जाता है, और उसका पाचन भी अंदर ही करता है। जैसे कि इंसान हो गया, मानव हो गया और अमीबा हो गया। ठीक, मृत जीवी से तो पता चल रहा मरे हुए चीज। तो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीव के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। यानी कि मृत जीवी जो पोषण होता है, इस तरह के जो जीव होते हैं वो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले जो कार्बनिक जो पदार्थ है उसी से क्या करते हैं वो प्राप्त करते हैं। जैसे देखो फफूंदी हो गया, कवक हो गया। तो ये एग्जाम्पल याद रखना आपके लिए काफ़ी अहम है। ठीक है, नेक्स्ट है परजीवी पोषण। तो परजीवी इसी तरह से पता चल रहा परजीवी, जैसे कि परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मार कर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो परजीवी किसको कहते हैं, जो जीव अपना भोजन खुद तो नहीं बनाता लेकिन अब बिना दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। परजीवी का भी यही डिफिनेशन लगभग है कि जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। और यहाँ पे ये बता रहे कि उनको बिना मारे हुए, यानी कि कितना चालाक ये है, बिना मारे हुए उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे अमर बेल का एक पौधा होगा, जूं देखें, जूं है ना, और है फीता कर्मी, ये सब क्या है, परजीवी पोषण है। जैसे कि जूं, हमारे सर में जो जूं है, तो बाल में जूं है, तो देखते हैं आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता लेकिन अपना भोजन वो कर रहा है। अमरबेल का पौधा भी इसी तरह से होता है, इसका मुंह जो है पत्ती टाइप का खुला रहता है और एक चिपचिपा सा पदार्थ यहाँ पे निकलता है। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं और वहाँ पे आके सड़ जाते हैं, फिर वो कुछ देर बाद उसको क्या करते हैं, अपना मुंह को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से उसका भोजन हो जाता है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जानो कि अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिका का बना हुआ जीव है। अमीबा में देख रहे ये केंद्रक और ये खाने वाला पदार्थ है। उसके बाद देखो क्या है, ये जो मुंह टाइप का बन गया ना, यानी कि अमीबा को जिस रूप में बदलना है वो खुद से बदल सकता है, यानी कि दल बदलू टाइप का ये है, अपना रूप बदलते रहता है। जब खाने का मन होता है तो मुंह की तरह उसका अपना बॉडी बना लेता है। ठीक है, जब चलने का होता है तो पैर की तरह उसका अपना बॉडी बना लेता है। तो यहाँ देखिए इसका मुंह देखिए यहाँ पे बन गया, इसको बोलते हैं पादाव या कूटपाद भी उसी को बोलते हैं। कूटपाद का मतलब जहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा। और यहाँ पे देखिए खाद्य रिक्तिका, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे खाद्य रिक्तिका का एक दिखता है वहाँ पे, और फिर ये भोजन अंदर चला जाता है। यही क्रम यहाँ पे दिखाया गया कि भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। पहले सबसे पहले क्या करता है, घेर लेता है। जस्ट लाइक कैसे करता है शिकारी या तो फिर कोई राजा या कोई योद्धा हमला कैसे करता है, इसी तरह से क्या करता है, जा करके सबसे पहले तो उसको चारों तरफ से घेर लेता है। चारों तरफ से नहीं बोले तो तीनों तरफ से घेरता है, और लास्ट टाइम देखिए इधर पूरा घेर लिया है ना। चारों तरफ से घेरने के बाद क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन तरल पदार्थों में क्या होता है, यानी कि खाद्य रिक्तिका से जटिल टाइप का पदार्थ निकलता है जो सरल पदार्थों में कर दिया जाता है।
फिर बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, शरीर के बाहर यानी कि शरीर के अंदर जो है वो पदार्थ चला जाता है। यहाँ देखिए पैरामीशियम के बारे में बताया गया। पैरामीशियम को आपको पता होगा एक चप्पल की तरह इसका फिगर बना हुआ रहता है। 9 में पढ़े होंगे कि पैरामीशियम का फिगर होता है चप्पल के अनुसार बना होता है। इसमें भी क्या होता है कि पैरामीशियम में जो पोषण होता है एक पक्षाभ होता है जो कि कोशिकाओं की पूरी सतह को ढक देता है। ठीक है, जो कोशिका होता है उसको पूरी तरह से क्या होता है, ढक देता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। यानी कि भोजन जो है एक विशिष्ट स्थान से ही जो है पैरामीशियम ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अब यहाँ पर देखो मनुष्य में पोषण है। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्य में पोषण जो होता है देखते हैं, पहले तो अंतर्ग्रहण करता है ना। पोषण को पहले तो हम लोग भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद पचाते हैं, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद फिर बहिक्षेपण होता है। यानी कि फिर भोजन को, जो बेकार भोजन है उसको हम लोग शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होता है। आहार नाल जो बोलते हैं ना, आहार नाल, वो मुंह से लेकर गुदा तक, यानी कि जहाँ पे आपका भोजन का निकलने का जो रास्ता है अपशिष्ट पदार्थ का, वहाँ तक जो नली बनी हुई वो है आपका आहार नाल। आप देखे होंगे कोई मुर्गी वगैरह या तो फिर आप देखिए खस्सी वगैरह, बकरा वगैरह अगर आप करते होंगे तो उसका बॉडी को देखते होंगे, उसमें जो निकलता है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये जानो कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह जाता है, मुंह में जाता है और मुंह में ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। मुंह में गया, अंतर्ग्रहण हुआ, फिर उसके बाद मुंह से हम क्या कहें, दांत में चबाएं, भोजन को क्या कहें, चबाएं दांत के सहायता से। फिर जीभ, जीभ के मतलब क्या होता है, जीभ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीभ। जीभ से क्या होता है ना, भोजन को लार के तरह से पूरी तरह से मिला देते हैं। जो भोजन आपके अंदर बॉडी में जाता है, अगर आपके मुंह में लार नहीं निकले तो भोजन आप अंदर नहीं निगल पाओगे। ऐसे में तो लार जो हम बहुत बेकार से समझते हैं लार को ना, कि लार गिरा, छी कैसे वो लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो लार जो है ना वो बेकार नहीं, बहुत ही फायदेमंद है। आप जो भोजन खा रहे हैं उसी की सहायता से खा रहे हैं। अगर लार नहीं होता तो आप फिर भोजन आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। तो वो क्या कहता है, आप जब खाते हैं तो जीभ से आगे पीछे करके पूरी तरह से इसको लार से क्या करते हैं, मिला देते हैं। नेक्स्ट है लार ग्रंथि। अब उससे लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस, जिसको लाल रस कहते हैं, वो क्या कहता है, स्टार्च, लाल एमिलेस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा। यानी कि इसमें से जो है कौन कौन सा निकलता है, स्टार्च से निकलता है, लार, एमिल, एंजाइम और माल्टोस और शर्करा। ये 4-5 जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे लार ग्रंथियाँ हैं जिससे लार रस निकलता है। अब यहाँ तक भोजन ग्रासिका है। अब भोजन क्या होगा, ग्रासिका में आ गया। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की कर्माकुंचन गति द्वारा ले जाता है। यानी कि देखिए मुंह से जो अमाशय तक जो भोजन जाता है तो ग्रासिका की कर्माकुंचन गति, यानी कि इसके द्वारा जो है ले जाता है ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन। देखो यहाँ पे फिगर समझो, फिगर देख रहे हैं आप, मानव पाचन तंत्र है तो फिगर देखिए, और एग्जाम में हो सकता है पाचन तंत्र का फिगर बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि आता भी है। अब यहाँ पे देखो जीवा, यहाँ पे जीभ है जिसको बोलते हैं। यहाँ से भोजन खाएं, कहाँ आ गया, मुंह में आया, मुंह से ग्रासनी, देख रहे गला के पास जो नली गया हुआ है गला से नीचे, उसका क्या नाम क्या है, ग्रासनी नाम है, ग्रासिका सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भोजन आपको कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है डायरेक्ट अमाशय में जाता है भोजन, है ना, कहाँ जाता है, अमाशय, और अमाशय से निकल करके जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से निकल के फिर कहाँ, बड़ी आंत में जाता है, जो देख रहे हैं बीच में जो मैं गोल किया हूँ। अब बड़ी आंत से, हाँ सॉरी, छोटी आंत यहाँ पे है, अब बड़ी आंत आपका ये है, घूम के फिर गुदा द्वार के द्वारा निकल जाता है जो अवशिष्ट पदार्थ होता है। यहाँ पे देखा आपको यकृत भी दिख रहा है, यकृत कहाँ पे होता है, और पित्ताशय, यकृत से एक रस निकलता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, है ना। और क्या पित्त का भंडार कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय यानी कि यकृत से एक पित्त नाम का यकृत निकलता है, पित्ताशय निकलता। पित्ताशय क्या होता है ना, एक गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जाके क्या होता है, पित्ताशय जो है जमा होता है। तो पित्ताशय, पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से बनता है लेकिन जमा होता है पित्ताशय में जाके, पित्ताशय जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त नली यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है आपको। चलो तो इतना तो अब समझ गए आप। अब ये समझो अमाशय से कैसे गया, अमाशय में क्षुद्रांत में कैसे आया। तो अमाशय में देखो जठर ग्रंथि, अमाशय में क्या होता है, कुछ ग्रंथियाँ होता है
जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में कौन कौन सा रस निकलता है, ये देखो पेप्सिन नाम का रस निकलता है। ये याद रखना कि जठर ग्रंथि में कौन, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा रस निकलता है, पेप्सिन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और सलेस्मा निकलता है। ये 3 जठर ग्रंथियाँ से रस निकलता है। पहला है तो ये जो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है कि इसके माध्यम से जो पेप्सिन का क्रिया जो होता है उसमें सहायता करता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नेक्स्ट सलेस्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, यानी कि अमाशय के जो आंतरिक भाग है, स्तर है, उसको अम्ल से क्या करता है, बचाता है। चलो नेक्स्ट समझो क्षुद्रांत। मेन पॉइंट हम समझ सकते हैं क्षुद्रांत का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आंतरस, यानी आंतरस का मतलब आंत में इसका होता है अतड़ी होता है जिसको बोलते हैं। तो ये है आपका, जैसे इससे पहले क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। क्योंकि ग्लूकोज में बदलेगा तब तो आपको एनर्जी मिलेगा। फिर देखो वसा अगर आया तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या बनता है, वसा जो है ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जो हम वसा खाते हैं, जो चिकना चीज़ खाते हैं ना, जिसमें वसा पाया जाता है, वो क्या होता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप नोट्स कर लेना इसको, और कॉपी पे भी नोट करना कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो क्या बदलता है, कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में बदल जाता है, और वसा जो है वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट देखो, यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्नाशय से क्या होता है, श्रवण प्रकाश प्राप्त करती है। यकृत जो देखो, यकृत से क्या निकला, पित्रस निकला, अभी बताया था। यकृत से क्या निकला, पित्रस निकला, पित्त लवण जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखो वसा पित्त लवण, यहाँ पे यानी कि अब एक दिखाया जा रहा है कि बड़ी गोलिकाओं एमल्सीकरण होता है, तब जाके क्या बनता है, छोटी नलिकाओं में जा पाता है। वसा का क्या करता है, एमल्सीकरण करता है, ठीक है। उसके बाद फिर छोटी गोलिकाओं में जाता है। फिर यहाँ देखो अग्नाशय, अग्नाशय बोले तो अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से मतलब ही हो रहा अग्नाशयिक रस। तो अग्नाशय कौन सा रस निकालता है, अग्नाशयिक रस निकालता है। समझ रहे हैं यहाँ तक समझ रहे हैं, तो इसको समझिए आगे। नेक्स्ट आपका है इमेलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लैपेज एंजाइम, यानी कि अग्नाशय रस से ये 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन एंजाइम निकलता है, इमेलेस एंजाइम या एमाइलेस एंजाइम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिप्सिन एंजाइम और लैपेज एंजाइम, ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे ये भी समझो, प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन से के माध्यम से प्रोटीन क्या बनता है, पेप्टोन्स में बदल जाता है, याद रखेंगे। और वसा जो है लैपेज, ये जो लैपेज निकला, इसके माध्यम से वसा अम्ल बन जाता है, समझ रहे हैं। स्टार्च जो है एमाइलेज है, एमाइलेज से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इस प्रक्रम को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव में घुमाना होता है ना, पगलाना होता है, तो क्या करता है, इसी तरह के सवाल को एग्जाम में डालते हैं और आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे बनेगा ये, है ना, कैसे इसका आंसर क्या हो पाएगा। तो ये याद रखना, प्रोटीन पेप्टोन से बदलता है कौन, ट्रिप्सिन, ठीक है। वसा को वसा अम्ल में कौन बदलता है, लैपेज, ठीक है। स्टार्च को ग्लूकोज कौन बनाता है, एमाइलेज या एमिलेज भी कहीं लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट है दार्ढ रोग। दार्ढ रोग होता है क्या, अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि दार्ढ जब रोग होगा तो अवशोषण का जो सतही क्षेत्र, जहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है, उसका क्षेत्र क्या होगा, बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखो क्षुद्रांत। क्षुद्रांत तो समझ रहे हैं, जो लास्ट पार्ट, बॉडी का लास्ट पार्ट। क्षुद्रांत जल का अवशोषण वाज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकलना, यानी कि क्षुद्रांत एक पार्ट है जिसके माध्यम से जल का अवशोषण होता है, बेकार जल का, और उस बेकार जल का जो उसके माध्यम से जो भोजन होता है, भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे भोजन शरीर से, यानी कि भोजन से वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी है सब ले लेता है, और बाकी क्या करता है, उसको गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। समझ रहे अच्छी तरीके से आप लोग। चलो ये शोषण देखो, शोषण के बारे में समझ लेना है। शोषण क्या होता है, पोषण पदार्थ के दौरान, यानी कि पोषण समझ रहे हैं ना, पोषण प्रक्रम जिस टाइम हम खाते हैं वो बोल रहे हैं कि पोषण प्रक्रम के दौरान की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं तो उसका जो सामग्री का, जो खाद्य सामग्री का जो उपयोग कौन करता है,
एक्चुअली में कोशिका करता है। हम जो भोजन खाते हैं तो पेट में चला गया, हम तो समझ रहे कि पेट में चल गया, लेकिन पेट में गया तो उसका जो सामग्री का उपयोग, उस सामग्री का उपयोग कौन करेगा? हम तो खा लिए, लेकिन जो खाना अंदर गया है पेट के अंदर, उसका उपयोग कौन करेगा? कोशिका करेगा, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद उसको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने के बाद आपको लगता है हाँ हम अब जिंदा हैं, ताकत है, इसको मार सकते हैं, वहाँ दौड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये कोशिका में जाकर के ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि कोशिकीय श्वसन किसको कहते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में जो भोजन का अगर विखंडन होगा तो कोशिका में जो है ना भोजन का क्या होता है? विखंडन होता है, टूटता है, और उससे क्या होता है? ऊर्जा निकलता है, जो हमको लगता है कि बहुत अब मुझे ताकत आ गया। तो यह याद रखना, जब हम भोजन खाते हैं तो ऊर्जा को ताकत मिलता है। अब यहाँ पे वही बताया गया कि विभिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। ग्लूकोज आप जान रहे 6, इसका फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। सबसे पहले ग्लूकोज तो है पायरुवेट और प्लस ऊर्जा में क्या होता है? टूट जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट और ऊर्जा में टूट जाता है। याद रखना सवाल कि ग्लूकोज कैसे टूटता है? पायरुवेट और ऊर्जा में टूटता है। इसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम होता है, फिर ऑक्सीजन के अभाव में होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो एक तो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जैसे इष्ट किण्वन होता है। और अगर ये ऑक्सीजन का अभाव होगा तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा जो हमारे मांसपेशी में देखने को मिलता है। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। चलिए ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो श्वसन का यहाँ पे 2 पार्ट दिखाएगा। तो वायवीय श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होना, यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वो क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय बोलते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि गैर मौजूदगी में जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। फिर है ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, ऊर्जा मुक्त होता है इससे, है ना। जो हम खाते हैं, जो खा रहे हैं, तो जो श्वसन लेते हैं तो ग्लूकोज का इसमें पूर्ण उपचयन होता है, और इसके माध्यम से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, पानी, ऊर्जा मुक्त होता है बॉडी से। फिर है इसमें क्या है? ग्लूकोज का इसमें तो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, उपचयन। और यहाँ भी बोला ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल निकलता है, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें थोड़ा इसमें डिफरेंट है। या कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रियम होता है, यानी कि वायवीय श्वसन जो होता है कहाँ होता है? कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और अवायवीय श्वसन या केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो याद रखो, कोशिका द्रव्य में ही सिर्फ अवायवीय श्वसन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सिर्फ कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। लेकिन वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वायवीय श्वसन करते हैं। हम लोग जो श्वसन लेते हैं तो इससे हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। अगर सांस ना ले तो एनर्जी आपको क्या होगा? जितना खा लीजिएगा, लेकिन सांस ना मिले तो फिर एनर्जी तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जान लो, ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है कितना? 36 ATP। वाव, है ना। जो मानव भोजन करते हैं तो उसमें जो सांस लेते हैं भोजन के दौरान, जो पोषण करते हैं, तो वो जो सांस लेने के टाइम कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 36 ATP। लेकिन कम ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है? अवायवीय श्वसन। जैसे कि ईस्ट, एग्जाम्पल को याद रखना, उदाहरण जो यहाँ पे दिया हुआ है, ईस्ट कौन सा श्वसन करता है? अवायवीय श्वसन करता है। मानव कौन सा श्वसन करता है? मानव जो है वायवीय श्वसन करता है। समझ रहे अच्छे तरीके से? ये देखो, अब यहाँ पे पर मानव श्वास श्वसन तंत्र दिया हुआ कि कहाँ से सांस लेते हैं, तो कैसे कैसे जो मानव के बॉडी में पहुंचता है। तो पहले नसा द्वार, जो नाक है उसको बोलते हैं नसा द्वार। ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में जाते हुए कंठ के पास जाता है, कंठ देख रहे हैं आप, जो निकला हुआ आपके गला के पास। फिर श्वास नली में उसके पास जाता है, उसके बाद फिर श्वासनी में जाता है। याद रखना एक क्रम, श्वास नली के बाद श्वासनी में जाता है, उसके बाद श्वासनिका में जाता है, और फिर फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद फिर क्या होता है? कुपिका कोश में जाता है, और रुधिर वाहिकाएँ फिर उसको जो है ढो करके हमारे बॉडी में क्या करता है? पहुँचाता है। अब यहाँ पे जो पार्ट में दिखाऊँ रुधिर कणिकाएँ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जो डायफ्राम दिया हुआ है, ये समझो, मानव का जो चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिगर से आप समझ सकते हैं। ग्रासिका है, ये आपका नाक के पास है, नसा द्वार जिसको बोलते हैं। मुख तो जान रहे हैं। और फिर ग्रसनी कहाँ पे? गला के पास जस्ट है। वहीं पे कांठ है, जो देख रहे उठा हुआ है हल्का से। और श्वास नली कांठ के नीचे है ना।
इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया। देखिए यहाँ पे जो एक छोटा सा भाग है इसको बड़ा करके यहाँ पे देखा है। कुपिका क्या होता है, श्वसन निकाय क्या होता है, और फुफ्फुस पसलियाँ यहाँ पे, इसको फुफ्फुस और धमनी को नीचे भी हम लोग पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। पहले ये समझ लो कि मानव श्वसन क्रिया जो होता है वो समझ लो। पहले एक होता था अंतः श्वसन। क्या होता है अंतः श्वसन, और एक होता है उच्छ्वासन। क्या होता है उच्छ्वासन। अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है और पसलियों में संलयन पेशियाँ सिकुड़ती है। जब हम सांस लेते देते हैं सिकुड़ता है बंद होता है, सिकुड़ता है बंद होता है। इस तरह से वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। हमारे जो सीना में जो हड्डी है, जो पसली है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, आगे पीछे होता है कि नहीं होता, अंदर दबता है फिर निकलता है। इस तरह से गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। फिर है आज उच्छ्वासन। क्या है कि वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, यानी कि इसमें जो है पसलियों की पेशियां क्या होता है, शिथिल हो जाता है, रुक जाता है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और वायु जो है फेफड़ों से बाहर हो जाता है। तो वायु का दाब जब कमेगा तब तो वायु अंदर जाएगा, वायु का दाब भी बढ़ जाएगा तो फेफड़ा से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंतः श्वसन क्या है, उच्छ्वासन क्या है, समझ लेते हैं। अंतः श्वसन बोलते हैं सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना। अंतः श्वसन से वर्ड ही पता चल रहा, तो गैस को अंदर लेना। उच्छ्वासन क्या है, फेफड़ों से वायु गैसों को बाहर निकलना, इनकी फेफड़ा से जो गैस जो है बाहर निकलता है उसको बोलते हैं उच्छ्वासन। स्थलीय जीव जानते हैं श्वसन के लिए वायुमंडल में से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जितना होता है सब जो है श्वसन के लिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो स्थलीय जीव है। फिर जो जीव जल में रहते हैं उसके लिए क्या है कि वे जल में जो है विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि जो मछली हो गया, मेंढक हो गया, तो मेंढक तो बाहर भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है, तो ये दोनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो जीव जल में होता है तो वो ऑक्सीजन वो भी लेता है, लेकिन कैसे लेता है, ऑक्सीजन जो है जल में घुला हुआ रहता है। ओके, तो अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, कुपिका रक्त तथा उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। किसके किसके, कुपिका और रक्त उत्तकों के बीच, रक्त के और उत्तकों के बीच जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड दिया हुआ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इससे क्या होगा ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर बहुत हो जाएगा। वायु बोले तो O2 ऑक्सीजन, ये क्या होता है, कुपिका के माध्यम से रक्त वाहिका में जाता है, और फिर O2 जो है आरबीसी जानते हैं आप, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स दोनों बोलते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ मिल करके HbO2 बनाता है। ठीक है, HbO2 बनाता है। नेक्स्ट CO2 का उत्पादन। अब जब हम जो सांस लेते हैं तो बॉडी में CO2 का उत्पादन भी होता है। कैसे होता है उत्पादन, ये देखो यहाँ पे धमनी द्वारा जो O2 उत्तक पहुँचता है धमनी के द्वारा, और फिर वो क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, उसके बाद फिर O2 में बदल जाता है। अच्छा, ये देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया, उत्तकों में आता है, उत्तकों के द्वारा CO2 रक्त वाहिका में जाता है। उसके बाद जो है CO2 का रक्त में क्या होता है, विसरण होता है। CO2 जो रक्त में क्या होता है, विसरण। जो हम सांस लेते हैं ना, तो सांस जब लेते हैं तो आपको पता है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, 21%, और फिर आपका 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद जो शरीर से बाहर जो गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 4% निकलता है। कितना निकलता है, 4%। याद रखिएगा, ग्रहण तो करते हैं 0.03%, जो कि 1% से भी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन निकालते कितना हम बॉडी से, 4% CO2 गैस निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो CO2 का मोचन नसा द्वार में विसरण द्वारा बाहर निकलता है। सब यहाँ देखो, ये मतलब डायग्राम दिखाएगा कि CO2 का रक्त में विसरण गया, और यहाँ पे क्या हुआ, रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में गया, वहाँ से जो है CO2 का कुपिका कोष में विसरण हो गया, फिर यहाँ पे वो बाहर निकल गया। अब आप देखो यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाओगे संवहन क्या है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और आवश्यक पदार्थ का निरंतर आपूर्ति रहना ही क्या होता है, संवहन कहलाता है। तो संवहन का मतलब ये समझिए, जो मनुष्य जो खाता है, जो भोजन करता है, ठीक है, तो उससे जो ऑक्सीजन व अन्य पदार्थ, आवश्यक जो पदार्थ होता है, उसका निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो होता है, जो हम खा रहे हैं, हमेशा खा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जो तंत्र है,
जो उसका हमेशा उसके लिए काम कर रहा, उसको करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, संवहन कहते हैं। अब भी देखो, हम जो खाना खाएं या तो सांस लें, तो सांस तो हमेशा ले रहे हैं, 24 आवर सांस लेते हैं, 1 घंटा भी नहीं रोकते हम। 1 घंटा को रोक सकता है क्या? नहीं, 1 मिनट भी रोकना मुश्किल है। तो उसके बाद जो सांस लेता है हृदय गया, तो हृदय का हमेशा काम चालू है, तो हृदय संवहन में आ जाएगा। रक्त नलिका लिया है जिसको धमनी सिरा बोलते हैं, तो उसमें हमेशा 24 आवर जिंदगी भर, जब तक जिंदगी आपका है तब तक जो है ये जो है काम करते रहेगा। वहन माध्यम जिसको रक्त का लसिका, रक्त व लसिका बोलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य ये 3 प्रकार है। हृदय हो गया, रक्त नलिकाएं हो गया जिसको धमनी या सिरा बोलते हैं, और रक्त लसिका, ये 3 है जो 24 आवर काम करते रहता है। हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह, जो हमारा जो मुंह होता है, तो खाने टाइम काम करता है या बोलने टाइम काम करता है, लेकिन जब सोते हैं तो कुछ नहीं, है ना। फिर जब सांस लेते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ देखो काम होता है। अब देखो रक्त के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि रक्त बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझो पहले, है ना। रक्त क्या होता है? एक तो रक्त जो होता है, और रक्त जो है रुधिर कणिकाएं होता है, एक प्लाज्मा होता है। 2 भाग में इसको बांटा गया, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। और रुधिर कणिकाएं जो है ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 2 प्रकार के होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, ठीक है। और रुधिर कणिकाएं जो 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? इसका मृत्यु होता है आपका जाके स्प्लीन में, जिसको प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली जिसको बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको बोलते हैं, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाता है, ठीक है। और एक है प्लेटलेट से। तो तीनों का जो अहम काम है उसको जान लेते हैं। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? O2 और CO2 का वहन करना, यानी कि ढोने वाला काम है। यानी कि आरबीसी क्या करता है? जो हम सांस लेते हैं और जो सांस बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो ये सब जो काम कर रहा है बॉडी में, कौन कर रहा है? आरबीसी कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है आरबीसी। और आरबीसी में एक चीज़ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं लोहा, जिसके कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त क्या होता है? लाल होता है, खून का रंग, रक्त का रंग लाल होना हीमोग्लोबिन पर डिपेंड है। अब जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा उसका खून लाल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ। डब्ल्यूबीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बॉडी में पूरी मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में नहीं सही तरीके से है तो आप बीमार बहुत जल्दी पड़ोगे, तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। ये डब्ल्यूबीसी की एक खासियत है। तो यहाँ पे इसको यानी कि बॉडी का जो बॉडी गार्ड बोला गया, आपके बॉडी का, जिस्म का बॉडी गार्ड बोला गया डब्ल्यूबीसी का। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी सही है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी बीमारी होता है, तो जैसी दवा खाते हैं ना, तो वो जो तुरंत इसका असर करता है और फिर आपके बॉडी का ठीक करता है, लड़ने में सक्षम होता है। देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होता है, कमज़ोर आदमी होता है, तुरंत उसको बार बार बुखार आ गया तो ये आ गया, बहुत सारा होता है। और जो स्ट्रांग होता है, हट्टा कट्टा होता है, उसको देखते एकदम तंदुरुस्त है, अब ठंडा भी पी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कमज़ोर आदमी ठंडा पी लिया तो बस सर्दी जुकाम शुरू हो गया। तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के प्रॉब्लम की वजह से भी ये सब होता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी सही है तो आपका बॉडी में जो रक्त रोग जिससे उत्पन्न होता है उसको लड़ने में, उसको मारने में क्या होता है? सक्षम होता है। और रक्त प्लेटलेट से, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खून का थक्का बनाने में मदद करता है, जिसके लिए विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट, विटामिन के का आता है काम इसमें आता है। और तो प्लेटलेट से क्या है ना कि जब आपको कहीं पे कट जाता है, छट जाता है, तो खून बहते रहता है, क्या बहते रहता है, थोड़ा सा बहता है, फिर रुकता कि नहीं रुकता? रुक जाता है। तो रुकने का कारण क्या है? प्लेटलेट से। और आपके बॉडी में अगर प्लेटलेट से स्ट्रॉन्ग है तो आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन प्लेटलेट्स जहाँ घटा तो आपको बहुत नुकसान होगा। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप पपीता खा लो, या तो फिर ये भी बोलता है केवी नाम का एक फल आता है, केवी खाया जाता है इसको, मतलब इसके बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा ये है कि अगर प्लेटलेट्स अगर बढ़ाना है तो बकरी का दूध पियो, बकरी का दूध, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैं तो पिया हूँ भाई, है ना। प्लेटलेट से मेरे में बॉडी में कब गया था, मैं बकरी का दूध पिया था तो मज़ा आ गया था, तो बहुत जल्दी यानी कि ठीक हो। 2-3 दिन में अगर पी लिया तो मतलब बहुत अच्छा से ठीक हो जाओगे। समझ गए इतना तक रक्त के बारे में? और ये देखो,
तो फिलहाल इसमें इतना ही पढ़ना था। प्लाज्मा के बारे में देखो, पीले रंग का तरल द्रव जो बॉडी में जो लाल रंग का तो होता है, लेकिन पीला रंग का हल्का, अगर लाल रंग को निकाल दिया जाए तो पीले रंग का थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें जो है ना 90% का होता है पानी पाया जाता है। तो आप जान सकते रक्त में 90% पानी पाया जाता है। शेष जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन अजैविक खनिज तत्व जो इसमें प्लाज्मा में मौजूद होता है। तो यह याद रखना कि एक रक्त में एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में होता है, और ग्लोब्यूलिन भी रहता है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो रक्त वाहिका के बारे में जान लो। तो रक्त वाहिका किसको बोलते हैं, वाहिका का मतलब जो रक्त को ले जाने वाला काम, जो नली है, जो आपके बॉडी में वाहिका जो है, जो नली है, वेन जो नस है, उसकी सहायता जो रक्त जाता है वो दो तरह होता है, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। तो सिंपल में भाषा में ये समझो, धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाएगा। धमनी कैसा रक्त को ले जाएगा, शुद्ध रक्त, जो प्योर रक्त होगा उसका ढोने का काम कौन करता है, धमनी करता है, और शिरा का काम है अशुद्ध रक्त का। ये दोनों पहले समझ लो। लेकिन इसमें भी एक एक ठो दुश्मन बैठा हुआ है, बोलते हैं ना कि घर में ही एक दुश्मन बैठा हुआ है। लेकिन दुश्मन क्या, वो आपके बॉडी के लिए कारआमद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बनाया है, जिसमें को जो बनाया है, तो कहीं ना कहीं से हर काम के लिए, हर पार्ट है हर काम के लिए। ज़मीन पे जितनी सारी चीज़ें बनी हुई है वो किसी न किसी काम मकसद के लिए ही बनाया गया, बिना मकसद का कोई चीज़ नहीं बनाया गया। ठीक है। तो आपका धमनी तो जान रहे हैं शुद्ध रक्त ले जाएगा, शिरा जो है अशुद्ध रक्त ले जाता है। लेकिन एक धमनी होता है जिसको बोलते फुफ्फुस धमनी। क्या होता है, फुफ्फुस धमनी, ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब देखो शुद्ध रक्त कहाँ से ले जाएगा, अशुद्ध रक्त कहाँ से ले जाएगा, इसको मैं डायग्राम आपको बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये समझो, ऑक्सीकृत रुधिर का मतलब क्या, वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। समझ रहे हैं। यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त में ही ऑक्सीजन रहेगा। जाहिर सी बात है, जो शुद्ध रक्त होगा उसी में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और जो अशुद्ध रक्त रहेगा उसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं आप। तो शुद्ध रक्त जो होता है, जिसको ऑक्सीकृत रुधिर बोलते हैं, वो हृदय से लेता है, यानी कि धमनी का जो नली होता है हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भाग तक कहाँ ले जाता है, शरीर के विभिन्न पार्ट तक ले जाता है। लेकिन अपवाद में क्या है, फुफ्फुस धमनी है, ये ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता बल्कि अनऑक्सीकृत रक्त ले जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ढोता है। अब इसका काम कैसे करना होता है ये भी बहुत फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि बोलो यार फुफ्फुस धमनी को बंद कर दो, बॉडी से काटा दो, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं भी फिगर दिखाता हूँ। और ये शिरा का जस्ट इसका उल्टा है। शिरा जो है अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करता है, जमा करता है, और फिर उसको हृदय में वापस लाता है। तो यानी कि बेकार जो खून हो गया, जैसे आपके बॉडी में कहीं पे कट गया, छट गया, तो खून बेकार हो गया। अब वो खून कहाँ जाएगा, शिरा के द्वारा, शिरा के माध्यम से कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। जी, कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। फिर देखो धमनी की भित्ति जो है मोटी और अधिक लचीली होती है, और शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली भी कम होता है शिरा। फिर देखो वाल्व नहीं होता इसमें वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होते हैं, उत्तकों के नीचे पाए जाते हैं। कौन, धमनी, और ये सतही, इसमें सतह होता है। अब आपको थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये फिगर से आप समझ जाओगे बहुत अच्छा से। समझ लो कि ये आपका क्या है फिगर, ये आप समझ लो यहाँ पे हृदय है। ये जो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। आप जानते हैं हृदय के, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है कि नहीं होता, 4 कोष्ठ होता है। यही 4 कोष्ठ है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ये होता है। अब इसको समझो, यहाँ पे आपका फेफड़ा है, ये समझ लो आपका फेफड़ा, ये समझ लो पूरा शरीर का पूरा अंग है। अब देखो पहले धमनी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखो पहले तो ये हृदय है। अब हृदय से क्या किया, यहाँ समझो, यहाँ पे हृदय है। अब कहीं से भी शुरू करते बात वहीं पे जा पहुँचेगी। ठीक है, समझ लो हृदय ये है, हृदय से खून निकला, ताज़ा खून कौन ले गया, धमनी, जिसको बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी। और खून ले जा कहाँ ले गया, शरीर के अंग, पूरा अंग तक पहुँचा गया। अब शरीर के पूरा अंग तक पहुँचा दिया तो कहीं पे चोट लग गया शरीर में तो खून आ जाता है, या तो घाव हो गया शरीर में, तो अब वो जो रक्त होता है बेकार हो जाता है। अब उस रक्त को जो शिरा क्या करता है, शिरा क्या करता है, ले जाता है कहाँ पे, हृदय में। तो यहाँ तो समझ गए, हृदय से शुद्ध रक्त कौन लाया, धमनी लाया, और शरीर के विभिन्न अंग से जो अशुद्ध रक्त हो गया था, टूट फूट गया था, चोट लग गया था, घाव हो गया था, वहाँ से अशुद्ध रक्त उठाता है और कहाँ ले जाता है, ये हृदय के पास ले जाता है। तो बायां निलय से लेता है खून, कहाँ से लेता है, बायां निलय से खून निकलता है और कहाँ जाता है, दायां अलिंद में जाता है। उल्टा समझो, उल्टा
है ना, बायां निलय से निकला और कहाँ गया, दायां निलय में, दायां अलिंद में गया। तो बायां निलय से जो खून निकला है किसके माध्यम से गया है, धमनी के माध्यम से गया है। और दायां अलिंद में पहुंचा है वो किसके माध्यम से गया है, शिरा के माध्यम से गया है। अब देखो यहाँ पे जब खून पहुंच गया तो नीचे आया हृदय, बोला जाओ यार इसको भेज दो फेफड़ा के पास शुद्ध होने के लिए। यानी कि ये जो हृदय है एक मेन ऑफिस है, जब कुछ काम होता है देखते हैं ऑफिस से निकला। अब बेकार काम तो जब तक आपको साइन नहीं करवाना पड़ेगा, हेडमास्टर से हो या प्रिंसिपल से हो या ऑफिसर से हो, तब आप कैसे कोई काम करने के लिए ले जा सकते हो। तो ऑफिस से तो रियल काम निकल गया, है ना, ऑफिस से काम निकला और कहाँ गया, शरीर के पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, शरीर के पास गया तो शरीर का जो बेकार खून कहाँ चल गया, फिर ऑफिस में गया, लेकिन दूसरा पार्ट में, ऑफिस में ही गया लेकिन दूसरा पार्ट में गया। अब वो कहाँ भेज दिया, दायां निलय के पास भेज दिया। कहाँ भेजा, दायां निलय के पास। अब दायां निलय बोला जाओ इसको प्यूरीफाई करो, तो ये कहाँ भेजेगा, अब ये जाएगा फुफ्फुस फेफड़ा के पास। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, और ले जाने वाला कौन है, वही धमनी है। ठीक है, यानी कि तो ये तो आया अशुद्ध रक्त शरीर से, शरीर के अंग से कैसा रक्त आया था, अशुद्ध रक्त आ रहा था। और कहाँ गया, निलय के पास गया, अलिंद के पास गया। और अलिंद भी उसकी उसी वही जो अशुद्ध रक्त है उसको भेज दे कहाँ, फेफड़ा के पास भेज दिया। तो वही जो अशुद्ध रक्त कौन ले गया, धमनी ले गया, जिसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो एक महाधमनी जो शुद्ध रक्त ले गया और फुफ्फुस, ये महाधमनी शुद्ध रक्त ले गया और फुफ्फुस धमनी यहाँ से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए ले गया। अब जब रक्त जब शुद्ध हो जाएगा तब उसको उठा के हृदय तक लाएगा, दिखाएगा, ऑफिस लाएगा, सिग्नेचर करवाएगा, और फिर यहाँ पे जब हो जाएगा साइन तो फिर बोलेगा जाओ धमनी ले जाओ शरीर के सभी अंग में। ये समझ गए पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। अगर नहीं समझे हो तो बोलना, मैं इसको फिर से अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ये देखो मानव शरीर में रुधिर के प्रसंचरण चित्र है, वही जो मैं आपको दिखाया यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो बायां निलय है, बायां अलिंद है, दायां निलय है, दायां अलिंद यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, सेम मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर का प्रसंचरण तंत्र करता है। पंप यानी कि समझ रहे, पंप की तरह होता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरी शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। समझे, तो जब खून जाता है बॉडी में तो बहुत प्रेशर के साथ जाता है। ठीक है ना, प्रेशर के साथ जाता है। ये समझो मानव हृदय की अनुपस्थित काट तो आप देख लिए, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लसिका। लसिका एक प्रकार का क्या है, तरल उत्तक है। तो सवाल आता है कि लसिका क्या है, एक उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है। तो आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल उत्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब यहाँ देखो पादपों में परिवहन, पादपों बोले तो पेड़ पौधा में भी परिवहन होता है। जैसे कि आपकी बॉडी में, हमारे बॉडी में परिवहन हो रहा, सांस ले रहे, सबका काम हो रहा, उसी तरह से पेड़ पौधे में परिवहन हो रहा, भोजन का खाना होना सब वहीं पे हो रहा, पेड़ पौधा में भी हो रहा। इसमें दो पार्ट हैं, जाइलम और फ्लोएम। बहुत सारा अच्छा सा सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम का काम है जल, जा से जाइलम, जा से जल, याद रखना। जल का पहुंचाना, आदान प्रदान करने का काम कौन है, जाइलम करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान करता है। यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से जल प्राप्त करता है, कौन, जाइलम। खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा क्या करता है, प्रकाश उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम जो है जमीन के अंदर से जल प्राप्त करता है, और फ्लोएम क्या करता है, पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, और पूरे पार्ट में क्या करता है, बांटता है, पहुंचाता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा में जड़ों में प्रवेश करता है, और इसी तरह से इसी के साथ वह जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यानी कि समझे, जैसे देखते हैं लालटेन वगैरह, देखते हैं लालटेन का बत्ती कैसे चलता है। लालटेन का नीचे पानी तेल भरा हुआ केरोसिन तेल रहता है, लैंप रहता है, तो लैंप में एक हम फीता लगाते हैं, तो फीता जो है जलते रहता है हमेशा, फीता नहीं जलता है और रोशनी हमको मिलते रहता है। तो इससे पता चला यहाँ जो तेल जा रहा है ना ऊपर, एक जो है ना, एक इसका लय बन जाता है, लय, और वैसे बढ़ते रहता है। और किरासन तेल यहाँ पे आके जलता है, फीता नहीं जलता, किरासन तेल आके जलता है।
तो उसी तरह से यहाँ बोल रहा कि जो जड़ होता है ना उसमें एक स्तंभ बन जाता है, और स्तंभ बनता है तो उसी के लगातार माध्यम से ऊपरी ओर ढकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुँचा, फिर वो जो पंप होता है, जो दाब होता है, वो ऊपर तक पहुँच जाता है। समझ, जैसे कि पानी, जैसे कि आप किसी के घर में मोटर वगैरह होगा तो मोटर में नीचे समरसेबुल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। समरसेबुल जैसे लगाते हैं तो क्या करता है, एक धारा बनाता है पानी का, ढकेलता है, पूरा फोर्स लाता है, और जितना ऊपर बिल्डिंग तक ले जाना है पानी आराम से पाइप के माध्यम से ले चल जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, वही समझ लो यहाँ पे ये काम है। नेक्स्ट है, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन क्या होता कहलाता है। इस प्रकार द्वारा पौधों में विभिन्न रूप से सहायता मिलती है। यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है। जल के अवशोषण से जड़ से पत्तियों तक जो है जल कैसे पहुँचता है, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना ऊपर, उसको बोलते हैं ऊपरी मुखी। और पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। देखिए पौधों में ताप यानी कि हीट जो है नियंत्रण कौन कर, जल की तरह से होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कराता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बना, तो जो भोजन स्थानांतरण हुआ, जो उसी को क्या बोलते हैं, भोजन स्थानांतरण कराता है, जो कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यानी कि भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से, जो स्थानांतरण पत्तियां हैं उसके माध्यम से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में पहुंचती हैं। अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर, और ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की ओर। समझ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। तो फ्लोएम के माध्यम से है जो है स्थानांतरण ऊर्जा से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा का से प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। किसमें, एटीपी के रूप में, क्योंकि पौधा में जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में होता है। अब आपका लास्ट है मानव उत्सर्जन पड़ गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, उत्सर्जन। तो मानव उत्सर्जन में जानते हैं आप क्या होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसको अच्छे से तो मुझे बताएंगे, मैं एक एक पार्ट करके बताऊंगा। जैसे उत्सर्जन का अलग से पढ़ा दूंगा, फिर शोषण का अलग से पढ़ा दूंगा, आपका परिवहन अलग से पढ़ाऊंगा, तो ज़्यादा बेहतर से मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल पहले तो यहाँ पे एक वीडियो में पूरा लेसन खत्म करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, कुछ और बच गया है। उत्सर्जन जानते हैं, जो हमारे बॉडी से बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है वो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से ही जल विस्तृत करते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय पदार्थ होता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो अपने बॉडी के सतह से ही वो अपशिष्ट पदार्थ को निकालता रहता है। लेकिन मानव में क्या होता है, उत्सर्जन के यहाँ पे देखो अंग बताया गया है कि एक तो एक जोड़ा विरक होता है, विरक मतलब समझ, किडनी, एक जोड़ा मूत्र वाहिनियाँ होता है यानी कि यूरेटर होता है, एक मूत्राशय होता है जिसको ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे जमा रहता है मूत्र, और एक मूत्र मार्ग होता है। समझ रहे अच्छे तरीके से। ये आपका फिगर है, मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखो जी फिगर है, हाँ इसको आप, हाँ ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये वृक्क है, वृक्क का पूरा फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इधर है, इधर है, ये वृक्क, दो तरह से किडनी दो प्रकार होता है, दो तरह से, एक इधर से होता है, एक इधर से होता है। यहाँ पे एक देखिए धमनी, महाधमनी यहाँ पे दिया हुआ है, मूत्र वाहिनियाँ है, महाशिरा यहीं पे है, यानी कि पूरे बॉडी में धमनी शिरा का तो काम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ से किडनी से जो आपका रक्त नहीं, इसको बोले, हाँ किडनी में तो रक्त भी प्योर होता है, ये बात याद रखना, किडनी में जो है रक्त का भी प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो किडनी से रक्त निकलता है, और पानी होता है जो बेकार पदार्थ होता है, तो पानी जो है छन जाता है। किडनी जस्ट लाइक आपका फिल्टर करता है, पानी को क्या करता है, फिल्टर करता है, और रक्त को भी फिल्टर करता है, कि पानी को भी और रक्त को भी। तो यहाँ से फिल्टर करता है, और फिल्टर करके कहाँ भेजता है, जो बेकार पानी होता है वो आपका मूत्राशय में चला आता है, जो आपका यहाँ पे जो जमा होता है करके। ये जब भर जाता है तो आपको पेशाब महसूस होता है कि हाँ अब मुझे पेशाब लग गई। समझ रहे बात को। और ये देखो, अगर यहाँ पर किडनी किसी का खराब हो जाएगा तो क्या हो सकता है, समझ रहे, किसी का किडनी खराब हो जाएगा तो फिर आपका जो यहाँ पे जो बॉडी में जो पानी है, जो ब्लड छन रहा, खून प्यूरिफाई हो रहा, वो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए आदमी का मृत्यु हो जाता है ना।
चलो ये देखो, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों से प्राप्त मूत्राशय से एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ, हानिकारक पदार्थ छनकर बाहर निकलता है, यानी कि जो शरीर में जो पानी का जो द्रव का बेकार पदार्थ है वो छन के क्या होता है, बाहर निकलता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेफ्रॉन जानना है। तो ये जो अभी जो फिगर दिखाए थे वो अभी नीचे दिखाएंगे फिगर, वो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो देख रहे हैं ये वृक्क, इसके अंदर में नेफ्रॉन मौजूद होता है और इसके अंदर कितना गुना कई नेफ्रॉन होता है, हजारों हजार नेफ्रॉन होता है। तो एक नेफ्रॉन का मैं फिगर बताता हूँ यहाँ पे। और नेफ्रॉन का सिर्फ अलग से एक सवाल आता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके बारे में लिखिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन होता है। अच्छा, एक तो नेफ्रॉन एक तो न्यूरॉन, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। तो न्यूरॉन आपके बॉडी मस्तिष्क में होता है, ठीक है, और नेफ्रॉन कहाँ होता है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। वृक्काणु के मुख्य भाग है क्या है? कोशिका गुच्छा है या पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिका होता है, बोमेन संपुट है और नलिकाकार भाग है संग्रहणी वाहिनी का, ये इसका पार्ट है। अब ये देखो आपका है नेफ्रॉन का चित्र है। तो नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा नेफ्रॉन का चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो मुख्य रूप से वही दिखाया गया है यहाँ पे क्या है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एक पार्ट है, एक पीस है, वृक्क में एक पीस है और ऐसा ऐसा जाल बिछा हुआ है वृक्क में, समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जाल बिछा हुआ है वृक्क में। तो यहाँ पे एक फिगर ऐसा है बना हुआ। तो फिलहाल ये समझ रहे, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया है कि कैसे कैसे उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही बताया गया कि कोशिका गुच्छा निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा विषाणु में प्रवेश करती तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर वोमेन संपुट में कहाँ चला जाता है। वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्या होता है कि वृक्काणु के नलिकाकार भागों में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ये पुनः अवशोषण होता है, जो कि ये शरीर के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है। नलिका स्रवण, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनियाँ व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय से अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूल भाग से बाहर निकल जाता है। फिलहाल इसको समझिए। कृत्रिम, अच्छा एक कृत्रिम, यहाँ पे ये भी समझ लो, हाँ कृत्रिम वृक्क भी होता है। एक तो वृक्क आपके बॉडी में जब किडनी खराब होता है तो कृत्रिम वृक्क क्या होता है, वो आपके बॉडी में नहीं लगता है। वो क्या होता है, कृत्रिम वृक्क होता है, उसके माध्यम से आपके बॉडी को कनेक्ट किया जाता है और रक्त को प्यूरिफाई करते हैं। वृक्क देखियो, वृक्क जिसको अपोहन बोलते हैं। तो वृक्क में जो आपका जो क्रिया होता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं, ये याद रखना। अपोहन यह जो है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता रोगियों को रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त जो बेकार पदार्थ है उसके माध्यम से क्या होता है, वृक्क जो मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क है उसका क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, निकालते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र भाग का आयतन 1.2 लीटर होता है। यानी कि एक दिन में 1.2 लीटर क्या होता है, मूत्र जो निकलता है 1.2 लीटर। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में क्या है, पुनः अवशोषित हो जाता है। अब यहाँ पे देखो पदार्थ में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पादप का होता है उत्सर्जन होता है। यानी कि पादप में भी उत्सर्जन होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तियों में संचित करता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद, ये जैसे रेजिन और गोंद में पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो कुछ रेजिन के रूप में, कुछ गोंद के रूप में भी उत्सर्जन पदार्थ देखने को मिलता है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक लेसन क्लियर हो गया है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँ। जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, उसको कोशिश कीजिए आप अपने कॉपी पर नोट करने के लिए। समझ में आया आप लोग को? चलो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए तो, और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।